देखो ये 5 नंबर में सवाल पूछता है दोनों एक साथ मिक्स करके कि मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण क्या है, इसको बताइए। ये 5 नंबर वाले सवाल में। ठीक, मानव का प्रकृतिकरण क्या है। देखो इस चैप्टर में ना हम दो ही चीज पढ़ रहे हैं शुरुआत से, सारे मतलब जितने कॉन्सेप्ट सीखे उसमें, कि एक भौतिक है एक मानव है। एक में भौतिक सुपीरियर होगा, प्रकृति सुपीरियर होगा, भगवान सुपीरियर होगा, और दूसरा में सुपीरियर होगा मानव, मानव सेंटर में होगा। इस वाले में मानव का प्रकृतिकरण में प्रकृति जो होता है वो सुपीरियर होता है। और प्रकृति जब सर्वोपरि होता है, सुपीरियर होता है, तो करना क्या होगा, हमको खुद को प्रकृति के हिसाब से ढालना होगा। हम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते, जो प्रकृति चाहती है, जिस हिसाब से प्रकृति चाहती है, जैसे प्रकृति है उसके हिसाब से हमको खुद को ढालना होगा। तो इसमें यही कि प्रकृति के अनुसार खुद को ढालना होगा। अच्छा, यही चीज आपने पढ़ा था, प्रकृति के अनुसार खुद को ढालने को क्या कहते हैं। प्रकृति के अनुसार खुद को ढालना, हाँ, नहीं, निश्चयवाद, नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद वाद भी कहते हैं। हाँ, ये चीज कल बताया था आपको, जहां प्रकृति सेंटर में आ जाएगा और प्रकृति के हिसाब से खुद को ढालना होगा, उसको ही कहते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद, जिसका दूसर का नाम नियतिवाद भी है, तीसर का नाम निश्चयवाद भी है। निश्चयवाद, नियतिवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद एक ही चीज का नाम है, मतलब वही कॉन्सेप्ट का नाम है, पर्यावरणीय निश्चयवाद का ही नाम है। दूसर का नाम नियतिवाद भी है, तीसर का नाम निश्चयवाद भी है। मानव का प्रकृतिकरण कैसे होता है कि प्रकृति के हिसाब से खुद को ढालना ही मानव का प्रकृतिकरण है। और ये कब होता होगा, प्राचीन काल में, आदिकाल में, जब इंसानों के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, तब हमको खुद को प्रकृति के हिसाब से ही ढालना पड़ता था। और प्रकृति के हिसाब से जब ढालना पड़ता था तो वही था मानव का प्रकृतिकरण। जैसे कि यदि एग्जाम्पल हम दें तो वर्तमान में आप देखेंगे आदिवासियों का जो जीवन है, अभी भी जो लोग आदिवासी हैं किसी किसी जगह पे, अफ्रीका वगैरह जगह पे, या हमारे यहाँ भी जो लोग आदिवासी होते हैं, वो लोग केवल पेड़ पौधे पर निर्भर होता है, प्रकृति पर निर्भर होता है। वो लोग टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करता है, जाता है तीर धनुष लेकर या फिर जैसे भी भाला वाला लेकर जाकर मार कर लाता है, खाता है, वही चलता है उसका दिनचर्या। कोई मोबाइल फोन नहीं है उसके पास, वैसे ही अपने में इंजॉय कर रहा है, अपने में जी रहा है। उसका प्रकृति ही बॉस है, वो मान के चल रहा है कि हमारा बॉस प्रकृति है। तो आज भी आदिवासी लोग का जीवन ऐसे ही चलता है। ठीक, और प्राचीन काल में और प्राचीन काल में क्या था, सभी मानव का प्रकृति पर निर्भरता था। उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी लाया, टेक्नोलॉजी जब लाएंगे और अपने हिसाब से ढालना शुरू कर देंगे प्रकृति को, तो वो हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। लेकिन ये है मानव का प्रकृतिकरण, ये नोट कर लो आप। हम मिटा सकते हैं तो क्या, प्रकृति पर निर्भरता है। सेकेंड है प्रकृति का मानवीकरण। बताओ इसमें बॉस कौन होगा। क्या बोले, प्रकृति का मानवीकरण, इसमें बॉस कौन होगा, मानव। आप रिवाइज नहीं ब्लैक करके रख दिया। मानव बॉस होंगे। ये टॉपिक डालो, प्रकृति का मानवीकरण, और लिखो, बोल देते हैं। बाप रे, कोई बोर्ड एग्जाम में लिखा होगा।
चुप हो, ये बात बोल रहे हैं। चुप 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 चुप, कुछ नहीं बोलना है। ये तो टॉपिक डालो, प्रकृति का मानवीकरण, और ये एक पहला लाइन लिखो, मानव सर्वोपरि होता है। इसमें क्या है, क्यों बात करना है, क्यों बात करना है क्लास? अब क्या अब बोले ये पहले लिख लो, प्रकृति का मानवीकरण। इसमें लिख लो कि इसमें मानव सर्वोपरि होता है, और फिर नेक्स्ट लिखो क्या नेक्स्ट लिखा लिखो तो हो गया। प्रकृति का, प्रकृति को का नहीं, प्रकृति को मानव के अनुसार परिवर्तित करना, परिवर्तित करना, परिवर्तित मतलब चेंज, परिवर्तित करना ही प्रकृति का मानवीकरण है। प्रकृति का मानवीकरण है, प्रकृति का मानवीकरण है ना, मानवीकरण ये जो लिख रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट ऐसे तीर दो और लिखो ऐसा प्रौद्योगिकी। ये वो बोलिएगा तब तो पता चले लिखा है, बोलिए प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक, क्या ऐसे लिख लो जो ये लिखा हुआ, प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक के विकास के कारण, प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक के विकास के कारण, विकास के कारण संभव हो पाया, संभव हो पाया। एग्जाम्पल लिखो, इजी लिख दो एग्जाम्पल, जैसे सड़क निर्माण, पुल निर्माण, खेती, सड़क निर्माण, पुल निर्माण, खेती, ठीक, बस। कौन? हाँ, उपक्षेत्र, उपक्षेत्र। लेकिन उपक्षेत्र से पहले ना हम एक चीज आपको करा देते हैं, बता देते हैं कि बॉस हमारा यदि प्रकृति है और बॉस यदि मानव है, अब हम क्या क्या पढ़े कि इत्यादि नहीं, ऐसा नहीं दिया जाता। इत्यादि से पहले इत्यादि की बात कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ ऐसे दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। ये देखो इत्यादि से बोले नहीं, खेत के बाद दिया जाता है। सुनो तो, खेत वाली सुनो यहाँ, अरे सुनो तो, यदि बॉस हमारा प्रकृति है तो हम क्या क्या चीज पढ़े? भौतिक भूगोल, तो सर क्या पढ़े? मानो यदि बॉस है तो ये मानव भूगोल। मेरे पे उसको बंद करो। अरे छोड़ो, फोन पे डिस्कशन, एकदम क्लास होती बना के रखे हो, ठीक। वही तो दूसर का आपने पढ़ा निश्चयवाद, वाद या नियतिवाद, जो कि पर्यावरणीय निश्चयवाद था। यदि प्रकृति बॉस है तो निश्चयवाद या नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद, ये तीनों एक ही चीज का नाम था। और इधर था यदि मानव बॉस है तो संभववाद था, संभववाद या संभावनावाद। यदि प्रकृति बॉस है तो होगा मानव का प्रकृतिकरण,
और प्राकृतिक बॉस है तो प्रकृति का मानवीकरण। यदि मानव बॉस है तो प्रकृति का मानवीकरण होगा। और बीच का रास्ता क्या है? बताओ बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता है नौ निश्चयवाद कि रुको और फिर जाओ। किसका था? टेलर का। बीच का रास्ता है नौ निश्चयवाद। इस वाले में हम एग्जाम्पल क्या लिख रहे थे? प्रकृति जिसमें बॉस था उसमें क्या एग्जाम्पल लिख रहे थे? आदिवासी का। हाँ, और उसमें था सड़क निर्माण, और इसमें लिख रहे थे सड़क निर्माण, पुल, खेती, ये सब। ठीक, मतलब कि आपका पूरा सब्जेक्टिव ना इसी क्रम में लिखा हुआ है। यदि आपसे पूछ दे क्या कि ये कि निश्चयवाद और संभावनावाद को बताइए, तो यही सारा चीज लिखेंगे। निश्चयवाद में, जिसे इस बार का बोर्ड में ना पूछा गया 2 नंबर में कि निश्चयवाद और संभववाद में क्या अंतर है बताने के लिए, तो क्या बताएंगे? यही निश्चयवाद में प्रकृति हमारा सर्वोपरि होता है, बॉस मतलब सर्वोपरि होता है। ठीक, उसके बाद इसमें मानव का प्रकृतिकरण होता है, एग्जाम्पल के तौर में देंगे। इस वाला में यदि मानव भूगोल पूछ रहा है या संभववाद पूछ रहा है या प्रकृति का मानवीकरण पूछ रहा है, तो एक ही चीज होगा, मानव बॉस हो जाएगा। हम बोले हैं कि सब में ना आप देखना कि हम एक ही जैसा चीज लिखा रहे हैं, एग्जाम्पल भी एक ही जैसा लिखा रहे हैं, डिफिनेशन भी एक ही जैसा लिखा रहे हैं। जैसे प्रकृति भौतिक भूगोल में हम लिखा रहे थे कि प्रकृति हमारा बॉस होता है, मानव भूगोल में लिखाए थे कि मानव हमारा बॉस होता है, सर्वोपरि होता है। निश्चयवाद में भी लिखाए थे कि प्रकृति हमारा बॉस होता है, संभववाद में लिखाए थे कि मानव हमारा बॉस होता है। ठीक, मानव के प्रकृतिकरण में भी लिखा है कि प्रकृति हमारा बॉस होता है और खुद को डालना होगा प्रकृति के हिसाब से। प्रकृति का मानवीकरण में हम बताएं कि मानव बॉस होता है और प्रकृति को मानव के हिसाब से डाल लेंगे। एग्जाम्पल यहाँ दिया आदिवासी वाला, या एग्जाम्पल यहाँ दिए सड़क निर्माण, पुल और खेती वाला, और एक बीच का रास्ता था नौ निश्चयवाद। ये चैप्टर में पूरा यही था सिर्फ। अब इसी को ना सिर्फ इतना करके तुम अपने हिसाब से भाषा बना करके तुम बिठा सकते हो, लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद आ जाओ उपक्षेत्र पे। ये लिखना है क्या? लिख लो, तुम्हें याद करने में ना आसानी हो जाएगा। हाँ, उपक्षेत्र। उपक्षेत्र आ जाओ, और उपक्षेत्र से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। सब्जेक्टिव का कुछ लोचा तो नहीं बनता, पर ऑब्जेक्टिव जरूर बन जाएगा। इस वर्ष भी पूछा, अगले वर्ष भी पूछेगा। उपक्षेत्र में पहला हेडिंग दो, सामाजिक भूगोल। ये पूछता कैसे जानते हो? कि ये पूछता कि कोई ऑप्शन दे देता, 4 ऑप्शन, और पूछता से इसमें से कौन जो है वो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है। मतलब कुछ भूगोल का नाम दे देगा, जैसे व्यवहारवादी, वादी भूगोल, आपको नाम दे देगा कल्याण, अवकाश भूगोल, आपको नाम दे देगा सांस्कृतिक भूगोल, आपको नाम दे देगा लिंग भूगोल। इतना नाम का बताते हैं ना, लिख तो लो, लिंग भूगोल। आपको नाम दे देगा ऐतिहासिक भूगोल। आपको नाम दे देगा चिकित्सा भूगोल। ये देखो इतना सारा जो है इसमें आता है सामाजिक भूगोल में।
व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। इतना यदि ऑप्शन में आपको दिया हुआ हो इसमें से कौन पूछ दे से इसके किस भूगोल के अंतर्गत आता है तो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है। हाँ हाँ इसको लिख लो, इसको लिख लो, उसको याद करवा दो। उसको भी लिख लेते हैं उसके बाद अच्छा सुनो, लिख रहे हो तो एक साइड में लिखना और एक साइड में जगह देना कि हाँ इतना कुछ लिख लो, फिर आपको बताते हैं। लिखना है देखो, सामाजिक भूगोल में ये उपक्षेत्र है हमारा, व्यवहारवादी, सामाजिक कल्याण, अवकाश, सांस्कृतिक, लिंग, ऐतिहासिक, चिकित्सा। ऐसे मान लो कि यदि व्यवहार अच्छे होते हैं आपके, व्यवहार यदि आपके अच्छे होते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। व्यवहार यदि आपके अच्छे हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। और हमारे क्लास में कल्याण होगा तो क्या होगा, आपको छुट्टी मिलेगा। अवकाश मतलब होता है छुट्टी। व्यवहार यदि आपके अच्छे हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा, और कल्याण होगा तो आपको मिलेगा छुट्टी, अवकाश। और छुट्टी चाहिए, कहाँ जाओगे आप, तो जाना है हमको सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने। सांस्कृतिक प्रोग्राम मतलब कल्चरल इवेंट जहाँ डांस वांस होता है। अब हमको जाना है सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने। व्यवहार अच्छे रखे हमने, कल्याण हो गया हमारा, छुट्टी मिल गया। अब जाना है हमको डांस देखने, सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने। सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने जाना है और वहां पे डांस कौन करने वाला है, लड़का और लड़की दोनों। मन में बैठा हुआ है कि हाँ डांसर आएगा, लड़का लड़की। अरे सुनो तुम, लड़का और लड़की दोनों डांस करने वाला है। लड़का और लड़की जब बात आएगा लड़का लड़की का तो वो हो जाएगा लिंग भूगोल, ठीक। लेकिन आप गए वहां डांस देखने, आपको दिखा दिया कोई ऐतिहासिक नाटक। व्यवहार अच्छा किया आपने, कल्याण हुआ आपका, आपको मिला अवकाश, छुट्टी। आप गए सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने, वहां था आपने सोच के रखा हुआ था लड़का लड़की दोनों डांस करने वाला है, यानी कि लिंग भूगोल। लेकिन गए तो आपको दिखा दिया ऐतिहासिक प्रोग्राम। अब ऐतिहासिक प्रोग्राम दिखा दिया तो आपका बगल वाला जो है, अब सोचा से इतना हम व्यवहार कल्याण करवाए हैं, ठीक है, आइए ऐतिहासिक प्रोग्राम दिखा दिया। सोचे कि डांस वांस कर मतलब दिखाएगा, वो बेहोश हो गया। अब बेहोश होगा तो उसको चाहिए चिकित्सा, चिकित्सा, ठीक, चिकित्सा चाहिए तो वो चिकित्सा भूगोल। बताओ कैसे। व्यवहार अच्छे होंगे, कल्याण हो जाएगा, कल्याण होगा तो छुट्टी मिलेगा, अवकाश हो जाएगा, अवकाश होगा तो हमको जाना कहाँ है, संस्कृति प्रोग्राम है। और वहाँ लड़के और लड़का दोनों नाचने वाले, यानी कि लिंग भूगोल। वहां दिखा देगा नाटक ऐतिहासिक वाले, और उसका बगल वाले को बेहोश हो गया, उसको चिकित्सा प्रोग्राम करवा दो। ये आपको याद हुआ? ऐसे व्यवहार अच्छे हैं तो कल्याण होगा और छुट्टी मिलेगा। संस्कृति प्रोग्राम देखने जाना है, वहाँ लिंग भूगोल है, ठीक है। उसको चिकित्सा चाहिए। और याद करना जरूरी है, क्योंकि आपके ऑप्शन में बन जाते हैं। ये याद नहीं करोगे तो 1 नंबर आपका रह जाएगा है? हमको लगा क्या हो गया रे बाप, चिकित्सा वही जरूरत पड़ा क्या है, ऐसा सोच के नहीं आया जैसा क्लासरूम में ही हमको अच्छी देखने को मिलेगा। और देखो, और ये देखो, व्यवहारवादी भूगोल मतलब समाजशास्त्र के किस विषय से संबंधित है, मनोविज्ञान से संबंधित है। व्यवहार क्योंकि मन से संबंधित है, आपका व्यवहार किसके साथ क्या है वो आपके मन पे निर्भर करता है कि आपका जो मन करेगा वही व्यवहार रखोगे किसी के साथ, ठीक। दूसरा क्या है, सामाजिक कल्याण। कल्याण है तो कल्याण अर्थशास्त्र, सुनो तो कल्याण अर्थशास्त्र। अवकाश भूगोल समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। संस्कृति भूगोल
मानव विज्ञान के अंतर्गत आता है। लिंग भूगोल समाजशास्त्र या महिला अध्ययन के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक भूगोल इतिहास के अंतर्गत आता है। चिकित्सा भूगोल महामारी विज्ञान के अंतर्गत आता है। वह भी याद करना जरूरी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, हाँ पेज उल्टा। मेरे पास इतना ये है पहला। तो आप सामाजिक भूगोल देखे, उसमें इतना सारा था। व्यवहारवादी, कल्याण, अवकाश, लिंग, सांस्कृतिक, लिंग, ऐतिहासिक, बहुत बढ़िया, चिकित्सा। लेकिन जनसंख्या भूगोल में कोई उपक्षेत्र ही नहीं है इसका। जनसंख्या भूगोल किसी को कहते हैं? जननांगिक का अध्ययन करते हैं, जिसमें डेमोग्राफी का अध्ययन करते हैं कि कहाँ की जनसंख्या कितना है। यही इसके इंग्लिश होता है जननांगिक का, मतलब कहाँ जनसंख्या कितना है, बस इसका अध्ययन। दूसरा क्या होता है? राजनीति भूगोल। राजनीति भूगोल के दो उपक्षेत्र हैं, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। देखो राजनीति में ही निर्वाचन होता है, मतलब चुनाव, निर्वाचन मतलब चुनाव, और जहां चुनाव होता है वहां राजनीति में ही चुनाव होता है। तो वो तो सीधे आ जाएगा आपको कि निर्वाचन भूगोल किससे? राजनीति से संबंधित है। और दूसरा क्या आता है? सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल मतलब पुलिस पर, सेना। अब देखो राजनीति वाले का ही कंट्रोल पुलिस पे भी है। कितना हो भौकाल कोई मचा ले दरोगा बन के, लेकिन आएगा तो भैया जी कहने विधायक को ही। बहुत पुलिस वाले बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इतना प्रेशर होता है राजनीति का, जिसकी वजह से उनको वैसा बन जाना पड़ता है। ठीक है, उस पर बात नहीं करते, लेकिन इस पे जरूर बात करते हैं कि सैन्य भूगोल भी राजनीति से प्रभावित है, इसलिए राजनीति भूगोल के अंतर्गत ही आएगा। दो, निर्वाचन चुनाव हो रहा है राजनीति के अंतर्गत, तो राजनीति भूगोल। दूसरा का सैन्य भूगोल, क्योंकि राजनीति का ही कंट्रोल है सैन्य पे, तो वो भी राजनीति भूगोल के अंतर्गत। उसके बाद आवास भूगोल, इसमें भी कोई उपक्षेत्र नहीं है। क्या कहते हैं आवास में? तो घर बनाना, आवास मतलब घर बनाना, चाहे नगर का हो चाहे ग्रामीण का हो, नियोजन करना, मतलब कि हाँ घर बनाना एकदम, मतलब सब बंटवारा करने के बाद से किसको घर चाहिए और किस हिसाब से हमको बनाना है ताकि एकदम बेस्ट घर बन जाए। ठीक, आगे आता है नगरीय भूगोल। हाँ क्यों उपक्षेत्र इसका नहीं होगा? हाँ ये इसका परिभाषा आपको बता दी है, इसमें क्या होता क्या है। ये उपक्षेत्र के उपक्षेत्र इसका नहीं है। इसका दो उपक्षेत्र जैसे है, इसका एक उपक्षेत्र है समाज, अरे इसका तो उपक्षेत्र नहीं है। हाँ, और सामाजिक भूगोल का वो सब उपक्षेत्र था, आर्थिक भूगोल का ये सब उपक्षेत्र है, लेकिन जिसमें उपक्षेत्र नहीं है वहां क्रॉस लगा दी हुई कि इसका उपक्षेत्र नहीं है। ठीक, नगरीय भूगोल में क्या करते हैं? सिर्फ नगरों का अध्ययन करते हैं और नगर का नियोजन करते हैं कि नगर को बसाना कैसे है, नगर के बारे में सिर्फ अध्ययन होगा तो नगरीय भूगोल। लेकिन आवास भूगोल में नगर और ग्रामीण दोनों का अध्ययन करते हैं, दोनों का नियोजन करते हैं। देखो दोनों सेम जैसा है। आवास भूगोल में नगर और ग्रामीण दोनों का नियोजन करते हैं, नगरीय भूगोल में केवल नगर का अध्ययन करते हैं और उसका नियोजन करते हैं। ठीक, इसका भी कोई उपक्षेत्र नहीं है। आर्थिक भूगोल में आ गए। अब आर्थिक भूगोल के ये सारे उपक्षेत्र हैं। क्या क्या जिससे हम पैसा कमाते हैं वो सारा आर्थिक भूगोल में आ जाएगा। और पैसा कमाते किससे? संसाधन। संसाधन मतलब जो हमारे पास मानव के उपयोग के लिए काम आ सकता है, ठीक, वो सारा संसाधन है। यदि भूमि है हमारे पास तो उस पर हम खेती कर लेंगे। ठीक, भूमि है बेच देंगे तो पैसा हो गया, उस पर खेती कर लेंगे तब भी पैसा होगा। जितना पैसा वाला काम है वो आर्थिक में आ जाता है। अभी कॉपी बाहर रहने दो। अब देखिए संसाधन है आपके पास तो आप खेती कर सकते हैं, और खेती करेंगे तो खेती के बाद वो उद्योग में चला जाएगा। आपका सामान जो है वो चला जाएगा किसी औद्योगिक इकाई में, वहां से वो कुछ और बन जाएगा। कुछ और बन गया, जैसे कि आप आलू उत्पादन किए, खेती किए आलू का, वो चिप्स वाले से बेच दिए, वो चिप्स बना दिया, पैकेट में भर दिया, वो उद्योग वालों के पास चला गया। उसके पास एक उद्योग है जहां वो बना दिया चिप्स का पैकेट। अब उसका क्या करना होगा? बेचना पड़ेगा। विपणन मतलब होता है बेचना, विपणन मतलब होता है बेचना, उसको बेचना पड़ेगा। हम ऐसे कर सकते हैं इसको याद कि संसाधन है आपके पास तो खेती कर सकते हैं, और खेती करेंगे तो उद्योग में वो चला जाएगा, और उद्योग में जाएगा तो वो उत्पादित होगा तो बेचना होगा। और बेचेंगे किसको? जो लोग घूमने आए हैं, पर्यटन वाले को। पर्यटन मतलब जो लोग घूमने आते हैं। और घूमने कौन लोग आए हैं? विदेशी से लोग घूमने आ रहे हैं आजकल हर जगह, अंतरराष्ट्रीय वाले लोग। जितने विदेशी लोग हैं हमारे देश में खूब घूम रहे हैं आजकल, तो उसी को बेचकर ये सारा पैसा हम कमा लेंगे। यदि हमारे पास संसाधन है तो हम खेती करेंगे और वहां से उद्योग लगा लेंगे। उद्योग लगा लेते हैं तो हम क्या करते हैं? वहां से उत्पादन होता है, बेचते हैं। अब बेचते किसको है? जो लोग घूमने आए हैं, पर्यटन वाले को। और पर्यटन पे आए कौन लोग हैं? अंतरराष्ट्रीय लोग हैं। ठीक, तो बस इतना। इस बार पूछा था कि पर्यटन भूगोल
किसके अंतर्गत आता है? आर्थिक भूगोल। हाँ, 4 को ऑप्शन दिया था, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीति भूगोल और आर्थिक भूगोल। क्या लगा देते आप? आर्थिक भूगोल लगा देते। ठीक, ये थोड़ा टफ है याद करना, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा ठीक से दिमाग में तो आ ही जाएगा कि हाँ वो व्यवहारवादी से कैसे हो रहा था, ये संसाधन से कैसे होगा। यही मैक्सिमम आर्थिक भूगोल वाले सामाजिक भूगोल वाले पूछते हैं। बाकी याद कर लेंगे ना तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपका 1 नंबर निकल जाएगा। ठीक, ये हमारा आज का क्लास खत्म हो गया। लेकिन